नमस्कार दोस्तों। क्या चाइना मंगल ग्रह पर भी अपना बेस बनाने जा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के डबल स्टैंडर्ड कैसे सामने आए? आईएनएस विक्रांत और अमेरिकी जेराल्ड आर फोर्ड की क्या अपडेट है? कैसे राफेल के दबाव में चाइना को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का सहारा लेना पड़ रहा है? अग्नि प्राइम मिसाइल कितनी खास है और इजराइल से कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर हम जम्मू एयरबेस जैसे अटैक को रोक सकते हैं? ये सारी अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की बढ़ती हुई मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात करें तो मंडे को ही अग्नि प्राइम नाम की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई है। अग्नि प्राइम अग्नि 1 मिसाइल से ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा हल्की है और कम आकार की है, लेकिन इसकी रेंज फिर भी 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। यह रेंज इसके पेलोड पर डिपेंड करती है। अग्नि प्राइम मिसाइल एक 2 स्टेज मिसाइल है जो पहले आकाश में काफी ऊपर जाती है और फिर ठीक अपने टारगेट के ऊपर आकर गिरती है। अग्नि प्राइम मिसाइल 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर पेलोड को भी दुश्मन के ठिकानों पर पूरी एक्यूरेसी के साथ गिरा सकती है। अग्नि प्राइम एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है जिसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है। चाइना के स्पेस प्रोग्राम के बारे में एक अपडेट आई है। पिछले दिनों ही चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को उनके नए स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। अब चाइना की तरफ से रेड प्लैनेट यानी कि मार्स को लेकर एक बड़ा रोड मैप जारी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स में जारी 2033 से 2043 तक के इस रोड मैप में कहा गया है कि फर्स्ट फेज में रेड प्लैनेट यानी कि मार्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। फिलहाल यह काम चल रहा है। पिछले दिनों चाइनीज रॉकेट ने मार्स तक एक रोवर को पहुंचाया था। यह रोवर अब मार्स की सतह से डेटा और सैंपल कलेक्ट कर रहा है। दूसरे फेज में चाइनीज साइंटिस्ट को मार्स पर भेजा जाएगा। तीसरे और अंतिम फेज में अर्थ और मार्स के बीच कार्गो फ्लीट तक को बनाने की बात हो रही है। मार्स पर एक बड़ा चाइनीज बेस भी बनाया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे महंगे सुपर कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड के ऊपर शॉक वेव्स का ट्रायल किया गया है। असली लड़ाई के हालातों की कॉपी करते हुए 18,000 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव की सहायता से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक एक जबरदस्त धमाका किया गया। यह ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इससे 3.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तक आ गया, लेकिन 1 लाख टन वजनी जेराल्ड आर फोर्ड के ऊपर इसकी शॉक वेव्स का कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके सभी मैकेनिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठीक से काम करते रहे। मरीन लाइफ को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट के लिए उस वाटर बॉडी में एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाया गया जहां मछलियां व दूसरे समुद्री जीवों को इस शॉक वेव से खतरा ना हो। यूनाइटेड किंगडम को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा दूसरे देशों पर उंगली उठाती रहती है और दूसरे देशों में कथित तौर पर हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशंस को मुद्दा बनाते हुए इन देशों पर पाबंदियां लगवाती है। ट्रेड सैंक्शंस भी लगवाए जाते हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब, इजिप्ट आदि जिन देशों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लगाती रहती थी, उन्हीं देशों को चुपचाप ब्रिटिश गवर्नमेंट ही $20 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचकर खूब पैसे कमा रही है। यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड कई एनजीओ और दूसरी एजेंसीज भारत के खिलाफ भी कई तरह की झूठी रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन जब पैसे बनाने की बात आती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के डिजाइन को भारत को बेचना चाहती है। एक शॉकिंग अपडेट जम्मू एयरबेस से भी आई है। संडे के दिन 1:27 AM व 1:32 AM पर 2 विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स के द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर स्थित इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुरक्षा बलों के ऊपर ड्रोन्स के माध्यम से अटैक किया गया है। दोनों धमाकों से कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तक ये ड्रोन्स नहीं पहुंच पाए। इसे एक आतंकवादी घटना बताया गया है। साथ ही गुनहगारों की तलाश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA लगाई गई है। ड्रोन्स की बात करें तो इजराइल ने ड्रोन्स को काउंटर करने का एक सस्ता और कारगर तरीका ढूंढ लिया है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक छोटे सिविलियन एयरक्राफ्ट में 1000 किलोवाट लेजर बीम को इंस्टॉल किया गया।
उसके बाद इस प्लेन के द्वारा कई सारे ड्रोन्स को ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया गया बल्कि इस पावरफुल लेजर से सटीक निशाना लगाकर उन ड्रोन्स को डिसेबल भी कर दिया गया। अमेरिका ने भी कुछ समय पहले इसी तरीके से एक नेवल जहाज पर तैनात लेजर सिस्टम से ड्रोन्स को मार गिराया था, लेकिन इजराइल का सिस्टम ज्यादा हल्का, सस्ता व कारगर सॉल्यूशन पेश करता है। इस इजरायली सिस्टम को 2 से 3 वर्षों में पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके बाद यह सिस्टम आयरन डोम की महंगी मिसाइल्स के इस्तेमाल को कम कर देगा। भारत के ऊपर जिस तरह से ड्रोन्स के अटैक बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भारत भी इसी तरह के सिस्टम को लेकर इस समस्या का हल निकाल सकता है। भारत और चाइना के बीच चल रहे लद्दाख इशू की बात करें तो चाइना बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ के बॉर्डर एरियाज को डेवलप कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय बॉर्डर तक रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया गया और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेजी से अपने सैनिकों को भारतीय बॉर्डर तक लाने के लिए बुलेट ट्रेन्स तक को इन रेलवे लाइंस पर चलाना शुरू कर दिया गया है। चाइना के पास इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मौजूद है, जिस पर बुलेट ट्रेन्स के साथ साथ बिना पहियों की मैग्नेटिक फोर्स वाली मैगलेव ट्रेन्स भी चलती हैं। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी एक अपडेट आई है। जुलाई के महीने में आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। इससे पहले बेसिन ट्रायल्स में इसके सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लिया गया था। कुछ महीनों तक सी ट्रायल्स के दौरान इसे सभी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जो वास्तविक लड़ाई के दौरान सामने आ सकती हैं। आईएनएस विक्रांत 40 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करेगा। शुरुआत MiG-29K के साथ की जाएगी और बाद में इन्हें स्वदेशी तौर पर बनाए जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत एक बार में 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर तक है। बात एक क्रेन की करते हैं। भारत का एक डिफेंस पीएसयू है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहां पर इंडियन नेवी के जहाज तैयार किए जाते हैं। नेवल जहाज जल्दी तैयार हो इसके लिए इसे टुकड़ों में तैयार करके जोड़ा जाता है, यानी कि मॉड्यूलर डिजाइन प्रोसेस को अपनाया जाता है। यहां पर कई बड़ी क्रेन्स लगी हुई थी जो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने में सहायता करती थी, लेकिन ज्यादा बड़े हिस्सों को क्रेन्स नहीं उठा पाती थी, इसलिए इन सभी बड़े हिस्सों को वहीं पर तैयार करना पड़ता था, जिसमें कहीं अधिक समय लगता था। लेकिन अब भारत ने इस समस्या को दूर करने के लिए साउथ कोरिया से 250 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन खरीद ली है। इस क्रेन की सहायता से अब जहाज के बड़े बड़े टुकड़ों को कहीं और बनाकर उन्हें आसानी से नेवल जहाजों में जोड़ा जा सकेगा। इससे यहां हर वर्ष 20 बड़े नेवल जहाजों को बनाया जा सकेगा। चाइना की ही बात करें तो जब से भारत ने राफेल खरीदे हैं तभी से चाइना काफी सतर्क हो गया है और अब उसे डर सताने लगा है कि कहीं भारत राफेल की सहायता से उसके इलाके में घुसकर उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसी कारण चाइना रशिया से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर पर तैनात कर चुका है। चाइना के पास S-300 की चाइनीज कॉपी भी मौजूद है, लेकिन उन पर ज्यादा भरोसा ना करते हुए रशियन S-400 पर ही दांव लगाया जा रहा है। वैसे एक रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि जब भारत और चाइना के बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी, उस समय दोनों देशों के टैंक मात्र 500 फीट से भी कम दूरी पर आ गए थे। दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेटेड रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।